लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। कहा, सरकार ने भारत नेट के अंतर्गत देश में 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन कराया है उपलब्ध। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट के महेश नगर थाने का किया शिलान्यास। कहा, प्रदेश के चौकी और थानों को बनाया जाएगा हाईटेक। देश भर में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा। हरियाणा में अब तक 1211 ग्राम पंचायतों वार्डों को कर चुकी है कवर। और विद्यार्थियों को यौन शोषण के प्रति जागरूक करने के लिए सिरसा जिला प्रशासन की ओर से बच्चों और अध्यापकों के साथ किया गया संवाद कार्यक्रम। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने भारत नेट के अंतर्गत देश में 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन उपलब्ध कराया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ऑप्टिकल फाइबर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से बिछाई जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 4G सेवा प्रदान करने का काम कर रही है जहां यह उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 40,000 गांवों के लिए 4G टावर स्वयं किए गए हैं जिनमें अभी तक 4G सेवा नहीं पहुंची है। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 आज लोकसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करना है। अंतिम कर संग्रह विधेयक 2023 भी आज लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा में डाकघर विधेयक 2023 को पारित करने के लिए पेश किया है। विधेयक का उद्देश्य भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त करना और देश में डाकघर से संबंधित कानून में संशोधन करना है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेषाधिकार होगा और महानिदेशक डाक टिकटों और डाक स्टेशनरी की आपूर्ति और बिक्री से संबंधित नियम बनाएंगे। वहीं राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि जन औषधि केंद्र में 1 रुपए से सैनिटरी पैड उपलब्ध है जो 10,000 केंद्रों पर उपलब्ध है। कई सहायता समूह द्वारा भी इस दिशा में जागरूकता से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत इस दिशा में जागरूकता का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। Itself at 10,000 locations is currently functionally available. Insofar as the honourable members' concern about more and more awareness, I can here, sir, also highlight the presence of a senior ministerial colleague, Giriraj ji, and I think that women in self-help groups across the country have done exemplary work to ensure that menstrual hygiene awareness is something that is partaken in by village and community members across the country. I would also here, sir, highlight that this Samagra Shiksha Abhiyan of the Ministry of Education insists on engaging not only with adolescent girls, establish incinerators, sanitary pad vending machines, but also ensures that there is an outreach to boys of the adolescent age so that the awareness is not limited to young girl or women in the community alone. संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की आज 22वीं बरसी है। इस दौरान 9 सुरक्षा बलों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। देश ने इन सपूतों को आज संसद भवन में श्रद्धांजलि दी गई। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। 13 दिसंबर 2001 को आज ही के दिन पाकिस्तान से आए 5 आतंकियों ने लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर संसद भवन पर हमला किया था। यह हमला संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने शहीद विजेंद्र सिंह के पौत्र से उनका हालचाल जाना। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला कैंट के महेश नगर थाने का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के चौकी और थानों को हाईटेक बनाया जाएगा। अपने संबोधन में अनिल विज ने कहा कि हर पुलिस थाने में जिम बनाए जाएंगे। जो भी बिल्डिंग बनेगी उन्हें सेंट्रल एयर कंडीशनर युक्त बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका मकसद एनवायरनमेंट को बदलना है। अगर एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो काम भी बेहतर होगा। जो हाउसिंग बोर्ड चौकी थी वहां भी थाने का निर्माण किया है। बीसी बाजार में भी
नया थाना बना के दे रहे हैं। हमारी सोच ये है कि हमें एनवायरनमेंट बदलनी चाहिए। अच्छी एनवायरनमेंट होगी, अच्छे नतीजे निकलेंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि हर पुलिस स्टेशन में एक जिम लगवा के देंगे और आज के बाद जितनी बिल्डिंगें नई बनेंगी वो एयर कूल बनेंगी। इसको भी मैंने कह दिया कि एयर कूल सेंट्रली एयर कूल्ड ये बिल्डिंग बनाई जाए और इन फ्यूचर भी जो बनाएंगे वो एयर कूल्ड बनाएंगे ताकि एनवायरनमेंट बदले। अच्छे माहौल में आदमी बैठे, अच्छे माहौल में बैठेगा तभी अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। वहीं आईजी कविराज ने गृह मंत्री अनिल विज का धन्यवाद करते हुए कहा कि बेहतर कार्य करने के लिए पुलिसकर्मियों को मूलभूत सुविधा मिलना बहुत जरूरी है। उन्हें पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके कार्यक्षेत्र एवं रहन सहन और स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे ताकि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तनाव मुक्त व स्वस्थ रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन सत्यनिष्ठा और लगन से कर सके और उनके मनोबल का विस्तार हो सके। इसके लिए मैं विशेष तौर पर माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी का आभार व्यक्त करता हूँ। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने कल कुरुक्षेत्र गुरुकुल के कृषि फार्मा का दौरा किया और प्राकृतिक कृषि के विस्तार को लेकर राज्यपाल आचार्य देवव्रत से विस्तार से चर्चा की। मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने अधिकारियों को किसानों के खेतों में जाकर प्राकृतिक खेती के प्रचार प्रसार को तीव्र गति प्रदान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने से ही किसानों का कल्याण हो सकता है और इसी दिशा में एक सार्थक कदम उठाने की जरूरत है। अधिकांश लोग जैविक खेती को ही प्राकृतिक खेती समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती में एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती की जा सकती है और खेत में डालने हेतु जीवामृत केवल 5 दिनों में तैयार हो जाता है। इसके लिए किसान को बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। वहीं पानी की 50% तक बचत होती है। प्राकृतिक खेती से देसी गाय और प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ मानव को शुद्ध और पौष्टिक आहार उपलब्ध होता है। उन्होंने सभी अधिकारियों से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का आग्रह किया। भारत के किसानों से मेरा आग्रह है कि वो प्राकृतिक खेती की ओर लौटें। इससे पर्यावरण भी बचेगा, पानी की शुद्धता भी बचेगी और पानी की खपत भी बचेगी और धरती उपजाऊ बनती जाएगी, उत्पादन भी बढ़ता जाएगा। और भारत सरकार जो करीब 2.5 लाख करोड़ वर्ष में विदेशों को देकर यूरिया डीएपी खरीदती है, भारत का वो धन भी इससे बचेगा और लोगों का स्वास्थ्य भी इससे बचेगा। तो निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती रासायनिक खेती के विकल्प के रूप में एक बहुत मजबूती से खड़ी है और सौभाग्य से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि मेरे देश का किसान समृद्ध हो, खुशहाल हो, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बने, धरती माँ जहरीली होने से बचे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में कल हरियाणा लोक सेवा आयोग की सदस्य के रूप में डॉक्टर सोनिया त्रिखा को पद, निष्ठा व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। डॉक्टर सोनिया त्रिखा स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी रही हैं। उन्होंने कल सायं ही हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। अप्रैल 2022 से हरियाणा सरकार के महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा के रूप में डॉक्टर त्रिखा ने प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की सार्वजनिक क्षेत्र की सुविधाओं की देखरेख के लिए राज्य के स्वास्थ्य देखभाल प्रयासों का नेतृत्व किया। स्वास्थ्य क्षेत्र में उनकी नेतृत्वकारी भूमिकाओं में अतिरिक्त महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, कार्यकारी निदेशक राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, निदेशक राज्य स्वास्थ्य व परिवार कल्याण संस्थान और सिविल सर्जन जैसे पद शामिल हैं। विशिष्ट शैक्षिक पृष्ठभूमि और व्यापक पेशेवर अनुभव के साथ डॉक्टर त्रिखा ने राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को बदलने और बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। अपने 25 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी वर्षों तक स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में सेवाएं दी।
भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से देश भर में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में अब तक 1211 ग्राम पंचायतों वार्डों को कवर कर चुकी है, जिसमें 6,20,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़ने से नागरिकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्हें मौके पर ही योजनाओं का लाभ देने के साथ साथ उनकी समस्याओं का भी निदान किया जा रहा है। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति नागरिकों में जागरूकता देखने को मिल रही है। अभी तक आयुष्मान चिरायु योजना 26,000 से अधिक नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा विभागों द्वारा लगाए गए कैंपों में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का हेल्थ चेकअप किया गया है। 97,000 लोगों को टीबी की जांच की गई। इसी प्रकार निरोगी हरियाणा योजना के तहत भी 90,000 से ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 2 साल में एक बार स्वास्थ्य प्रशिक्षण का लक्ष्य तय किया गया था। प्रदेश सरकार अंत्योदय दर्शन के अनुरूप समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य के लिए अलग से सेवा विभाग बनाया गया। यात्रा के तहत विभाग द्वारा लगाए गए कैंपों में 32,000 लोगों की काउंसलिंग की गई। उन्हें विभिन्न योजनाओं में स्वयं रोजगार हेतु वित्तीय सहायता के संबंध में जानकारी दी गई। अधिकतर लोगों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। मेरे लेफ्ट शोल्डर में फ्रैक्चर हुआ, जिसका ऑपरेट मेरा रविंद्र हॉस्पिटल हिसार से हुआ, जो कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा ही मेरा सारा इलाज चला है, जिसमें मेरा 1 भी रुपया नहीं लगा। सरकार की यह योजना बहुत ही बढ़िया है। मेरी डिलीवरी रविंद्र गुप्ता में हुई थी और मेरा बच्चा 1 महीने तक एडमिट रहा था और मुझे आयुष्मान कार्ड बहुत लाभ मिला और इस सरकार की यह योजना बहुत सही है। प्रदेश के कृषि व पशुपालन मंत्री जेपी दलाल कल भिवानी जिले के गांव सोसड़ा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने स्टॉलों का अवलोकन किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र और जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की उन्नति की नई बुलंदियां छू रहा है। उन्होंने एक सपना देखा है कि वर्ष 2047 में हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित हो। यह सपना निश्चित तौर पर सबके सहयोग से साकार होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार का प्रयास है कि हर जरूरतमंद को, पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। गांव-गांव में जाकर के इस यात्रा के द्वारा जो केंद्र की नीतियां हैं, उनके लाभार्थी हैं, उनको उसका लाभ देना। हरियाणा सरकार में इसी में जनसंवाद को भी जोड़ दिया है कि हरियाणा के जो योजनाएं हैं, बुढ़ापा पेंशन की, पीले कार्ड की, कोई और इस तरह की योजनाएं हैं, सिलेंडर देने की, तो वो भी हम जाके मौके पर इसका वो करते हैं। प्रशासन का सारा अधिकारी जाते हैं, हेल्थ चेकअप के वो लगते हैं, कैंप लगते हैं और इसी तरह से जनसाधारण की समस्याओं का समाधान मौके पर जाके करते हैं। और टेक्नोलॉजी है, ड्रोन के द्वारा कैसे खेती आधुनिक हो सकती है, वो भी लोगों को दिखाते हैं। हमारे ड्रोन के प्रशिक्षित महिलाएं थी और पुरुष थे, उनको वैन दे करके 13-13 लाख रुपए की एक गाड़ी, जिसमें ड्रोन भी है, 8 बैटरी हैं, नैनो यूरिया है, वो दी है। और हमने ये स्कीम चलाई है कि उनको रोजगार ढूंढना नहीं पड़ेगा। हरियाणा सरकार किसानों के लिए 100 रुपये प्रति एकड़ में नैनो यूरिया छिड़काने की योजना हमने अप्रूव कराई है। कृषि मंत्री ने कहा कि गांव सोहासड़ा से नगला के रास्ते पर करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले रेलवे अंडर ब्रिज के लिए टेंडर हो गया है और जल्द ही वे इस कार्य की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान गांव के होनहार खिलाड़ियों, प्रगतिशील किसानों, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ड्रोन के जरिए नैनो उर्वरकों के फसल में छिड़काव को प्रोत्साहन देने के लिए नई योजना तैयार की गई है। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा आज फरीदाबाद जिले के लखानी धर्मशाला पहुंची। इस दौरान इस कैंप के क्षेत्र के पार्षद भी मौजूद रहे। भाजपा पार्षद मनोज नस्पा ने बताया कि आज वार्ड 11 में सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ देने के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें तमाम विभागों के अधिकारियों ने लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। मोदी जी की जो ये भारत विकास संकल्प यात्रा है, ये यहाँ हमारे क्षेत्र में आई हुई है। तो यहाँ काफ़ी लोग अपनी यहाँ पे उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर लेने के लिए आए हुए हैं और बीपीएल कार्ड जो बन रहे हैं उनकी इनकम वेरिफिकेशन के लिए लोग आए हुए हैं
और जो आयुष्मान कार्ड है उनके लिए यहाँ लोग आए हुए हैं, और बीके हॉस्पिटल से भी एक टीम आई हुई है जहाँ पे वो जांच भी कर रहे हैं, स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। तो जितनी भी हमारी मोदी सरकार की योजनाएं हैं उसके लिए ये संकल्प यात्रा जो निकली हुई है, ये लोगों को अवेयर भी कर रही है कि हमारी क्या क्या कई, हालांकि पूरे क्षेत्र में, हमारे पूरे वार्ड में लोग इस बात के लिए अवेयर है कि कौन कौन सी योजनाएं सरकार ने उनके लिए चला रखी है। इस दौरान लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें इस कैंप में उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए हैं। लाभार्थियों ने बताया कि यहां स्वास्थ्य कैंप भी लगाया गया था जहां उनका मुफ्त में स्वास्थ्य जांच की गई। यहाँ पे गैस कनेक्शन के लिए आई थी और मेरा यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं, सब ओके हैं, उन्होंने जमा कर लिए हैं और ये कनेक्शन के लिए 2-4 दिन में फ़ोन करेंगे, एजेंसी से बुला लेंगे। मैं ये मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे गरीबों के बारे में वो कुछ सोच रहे हैं। मैं गैस सिलेंडर के लिए अप्लाई किए हैं, मैंने फॉर्म मैंने दे दिए हैं और उसके बाद जब सिलेंडर मिलेगा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हमें तो बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा हम तो, क्योंकि वहाँ चूल्हा जलाते थे उससे बचत हो जाएगी, आंखों में जब पानी आता है, धुआं होता है, सब बचत हो जाएगी। इन्होंने कहा कि भाई आपको जल्दी मिल जाएगा सिलेंडर, और इन्होंने ये कहा कि बहुत अच्छा आप यहाँ आए जो भाई लेने के लिए, मैं उसका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की है और हमें बहुत अच्छा, हम तो वोट भी मोदी को देंगे। मोटे अनाज को प्रति लोगों के जागरूक करने के लिए नीरज कुमार प्रजापति कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करीब 4200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। नीरज प्रजापति ने बताया कि वे 1 दिसंबर को कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए साइकिल पर निकले थे। इस यात्रा के तहत वे आज अंबाला में लगभग 600 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का नाम मिशन मिलेट्स कश्मीर टू कन्याकुमारी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मोटे अनाज को बढ़ावा देना है। हमारी जो ये यात्रा, इसका मुख्य उद्देश्य है कि मोटे अनाजों को बढ़ावा देना, जो श्रीअन्न के नाम से भी जाने जाते हैं और न्यूट्री सीरियल के नाम पे। जैसे कि आप सबको पता है कि जो 2023 से ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से यूएन के द्वारा इसको बनाया जा रहा है और इसके भारत को कमान दी गई है। तो इसी यात्रा में हम लोग 13 तारीख को अभी अम्बाला पहुंचे और हमारे जो यहाँ पे वरुण जी हैं जो कि इनसे मिलना हो, और अभी हम लोग यहाँ की जो आम जनता और जो हमारे साथी हैं उन सबको हम मिलेट्स के बारे में जागरूक कर रहे हैं। जब 1 तारीख से चालू हुई है तो ये 31 जनवरी को समाप्त होगी कन्याकुमारी में। तो इसमें हमारा जो एक प्रोटोकॉल भी है और उसके बाद गवर्नमेंट के सहयोग से कृषि विज्ञान केंद्र, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार के, तो उनके सहयोग से उनको वो उस चीज़ को पूरा अरेंज करते हैं और आगे से आगे हर केवीके में मीटिंग्स होती हैं, किसान भाइयों से मिलते हैं और आम जनता को जागरूक करते हैं। सोसाइटी और कुछ हमारे जो जनता, जो हमारे रेसिडेंशियल एरिया, वहाँ पे हम लोग प्रोग्राम भी करते हैं, तो उनसे मिलते जुलते आगे चलते हैं। कम से कम डेली नहीं तो कम से कम सप्ताह में 1 दिन जरूर मिलेट को अपने उपयोग में लाएं। अभी सर्दी का भी टाइम है, बाजरा हुआ, रागी हुआ या फिर ज्वार हुआ, इनके उपयोग में लाएं। और आप, क्योंकि जो मिलेट्स है उसमें फाइबर कंटेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नीरज प्रजापति ने बताया कि वह विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को मोटे अनाज के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर वह किसानों को भी जागरूक करते हैं। विद्यार्थियों को यौन शोषण के प्रति जागरूक करने के लिए आज सिरसा जिला प्रशासन की ओर से अलग अलग सरकारी व निजी स्कूलों के बच्चों और अध्यापकों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सिरसा उपायुक्त पार्थ गुप्ता विशेष तौर पर उपस्थित रहे। वे अधिवक्ताओं और स्कूल अध्यापकों के साथ साथ बाल कल्याण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि यौन शोषण के रोकथाम के लिए स्कूल के बच्चों के साथ संवाद स्थापित किया है और एक जागरूकता फैलाने का प्रयास किया, ताकि इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो बच्चे अपने अध्यापक या परिवार के सदस्य के साथ साझा कर सके, जिससे बच्चे सुरक्षित महसूस करें। इसके लिए स्कूल के अध्यापकों और स्कूल के मैनेजमेंट से भी बात की और इसे गंभीरता से लेने को कहा। एक अवेयरनेस जो है क्रिएट करने का आज प्रयास था, ताकि जो बच्चे हैं वो इस मुद्दे के बारे में सेंसिटाइज रहें। ऐसी कोई भी इंसिडेंट होते हैं तो अपने पेरेंट्स से, टीचर से, जिससे भी वो सेफ फील करते हैं उनसे डिस्कस करें। और हमने इवन टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट से भी हमने जो है ये अनुरोध किया है कि आप ऐसे मुद्दे आते हैं तो सेंसिटिवली डील करें और ऐसे मुद्दों को हम टैबू न लेते हुए या विक्टिम जो है उसके ऊपर ये बात न डालते हुए इसको एक सेंसिटिव तरीके से डील करें, और ताकि हम जैसे कोई मुद्दा आता है तो हम उसको जो परपेट्रेटर है उसको हम कानूनी तरीके से हम उसको डील करके इस मुद्दे को टैकल कर सकें। वहीं अधिवक्ता बलवीर कौर गांधी ने बताया कि इस कार्यक्रम से बच्चे काफी जागरूक होंगे और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा। जो छात्र छात्राएं हैं
उनके बीच एक जागरूकता जाती है कि किस तरीके से क्या क्या तरीके हो सकते हैं यौन हिंसा के, कैसे कैसे उनको विक्टिम बनाया जा सकता है, उससे बचने के क्या तरीके हैं, और अगर कोई विक्टिम बनता है तो उसको कहाँ पे उसकी जो है रेमेडी मिलेगी, कहाँ से न्याय ले सकते हैं। तो इसके लिए ये कार्यक्रम जरूरी है। साथ के साथ बच्चों में और अध्यापकों में संवेदनशीलता भी आती है और ऐसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए। ये एक कार्यक्रम जो है ऑनलाइन था और सभी स्कूलों का इकट्ठा कार्यक्रम था और इसमें फिजिकल कार्यक्रम भी होने चाहिए, आमने सामने स्कूल वाइज जो है ये कार्यक्रम होने चाहिए। और उसमें सिर्फ छात्राएं, सिर्फ जो लड़कियां हैं उन्हीं के लिए नहीं, ये लड़कों के लिए भी कार्यक्रम होने चाहिए। और इस कार्यक्रम में हमने बच्चों के क्या क्या राइट्स हैं, चाहे वो राइट जो है उनको जन्म लेने का अधिकार है, एजुकेशन का उनको अधिकार है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इंटेलिजेंस के वार्षिक शिखर सम्मेलन का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। साल 2024 के लिए भारत GPAI की अध्यक्षता कर रहा है। सम्मेलन 14 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें देश भर से 50 से अधिक GPAI विशेषज्ञ और 150 से अधिक वक्ता भाग ले रहे हैं। भारत 15 जून 2020 को इस संगठन का सदस्य बना था। भारत का जोर सुरक्षित, समावेशी, पारदर्शी और जिम्मेदार AI को बढ़ावा देने पर है। हमारे नए भविष्य को गढ़ने का सबसे बड़ा आधार बन रही है। AI की एक बहुत बड़ी ताकत है लोगों को कनेक्ट करने की उसकी क्षमता। AI के सही इस्तेमाल से सिर्फ देश की आर्थिक प्रगति ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि ये समानता और सामाजिक न्याय को भी पक्का करता है। किसी भी सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने के लिए उसे ट्रांसफॉर्मेटिव, ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टेड बनाना पड़ता है। हमें दुनिया के विभिन्न देशों को ये भी विश्वास दिलाना होगा कि इस टेक्नोलॉजी की विकास यात्रा में किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। AI जैसी तकनीक को समावेशी और सुरक्षित बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 20वीं सदी में तकनीक तक पहुंच असमान रूप से थी। कई देशों तक तकनीक पहुंची भी नहीं थी, लेकिन इन सभी को तकनीक को लेकर लोकतांत्रिक और मानवतावादी सिद्धांत को बढ़ावा देना ही होगा। विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा भी सकता है। डीप फेक का चैलेंज आज पूरी दुनिया के सामने है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट और आतंकियों के हाथ में AI टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर आतंकी संगठनों के पास AI लेस हथियार पहुंच जाए तो उससे ग्लोबल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा असर होगा। AI तकनीक के गलत इस्तेमाल से दुनिया को होने वाले खतरे के बारे में भी प्रधानमंत्री ने आगाह किया। उन्होंने कहा कि तकनीक के एथिकल यूज को लेकर एक ग्लोबल फ्रेमवर्क को जल्द से जल्द तैयार करना ही होगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की ओर से लिखी किताब प्रणब माय फादर और डॉटर रिमेंबर्स की नई दिल्ली में लॉन्चिंग की गई। प्रणब मुखर्जी के जीवन पर लिखी इस किताब में कई खुलासे किए गए हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस किताब के बारे में जानकारी साझा की। आज की जो कांग्रेस की लीडरशिप है और आज की कांग्रेस का जो वर्कर्स है, उनको ये बात सोचना चाहिए कि कांग्रेस एक तरफ से इंक्लूसिविटी, एक तरफ से टॉलरेंस, एक तरफ से डिसेंट, एक तरफ से लिबरलिज्म, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन वही आइडियोलॉजी क्या वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बात वो उनको खुद सोचना पड़ेगा। वो सोचते थे कि राहुल गांधी जी को अभी वो इतना पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं आया है
और उनको अभी और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जिस तरह से सक्रिय होना ज़रूरी था वो नहीं करते थे, वो बहुत दिनों के लिए गायब रहते थे। और ख़ासकर 2013 में जो वो उनका ऑर्डिनेंस को ट्रैश करना, सरकार की, अपनी सरकार की एड्रेस को बिल्कुल पब्लिक भरे मीडिया का सामने ट्रैश करना, अपने सरकार को इस तरह से बेइज्जती करना, अपने प्राइम मिनिस्टर जब वो देश के बाहर थे, यूएस में थे, उनको एक तरफ से बेइज्जती करना मेरे फादर को बहुत ही झटका लगा और वो बहुत ही गुस्सा हुए। और आई थिंक तभी से राहुल गांधी का प्रति उनका जो पहले थोड़ा बहुत फेथ था कि एक दिन शायद कांग्रेस को लीड कर पाएंगे, सीख जाएंगे, लेकिन उस घटना का बाद मेरा फादर का वो विश्वास शायद थोड़ा हिल। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने मोहन यादव को शपथ दिलाई। वहीं जगदीप देवड़ा ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। जगदीप देवड़ा मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे 6 बार से लगातार विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब खबरें फटाफट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, संसद में शून्यकाल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, संसद में शून्यकाल के दौरान हुई सुरक्षा चूक की घटना पर लोकसभा अपने स्तर पर कर रही है गहन जांच। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की। परीक्षा तिथि सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर की गई जारी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में डूबने की घटनाओं की रोकथाम के लिए रणनीतिक रूपरेखा की जारी। और उत्तराखंड सहित अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी से हरियाणा सहित पंजाब और चंडीगढ़ में बढ़ी ठंड। समाचारों में इतना ही। नमस्कार।